नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो यूपी पुलिस की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए हिंदी की कुछ क्वेश्चंस का, और वर्णमाला की सीरीज में आज की सीरीज ये दूसरी सीरीज है जिस पर हम हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला वीडियो या पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट वर्ण दो बताए गए हैं। वो दो उच्छिष्ट वर्ण कौन कौन से हैं? एक ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो ये दो उच्छिष्ट वर्ण बताए गए हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में उच्छिष्ट वर्ण का प्रयोग किस में हुआ है? तो सी ऑप्शन, पहले का सी ऑप्शन है जिसमें क्या है, आपके उच्छिष्ट वर्ण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के इस शब्द में किसका? उच्छिष्ट वर्ण का, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है उसमें जो है इसका प्रयोग किया गया है। और सही आंसर है आपका पहले का तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? क्वेश्चन दो है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए और अंतिम डी ऑप्शन दे रखा है, वहां दे रखा है। तो यही वाला आपका जो है वो स्वर नहीं है। स्वर की श्रेणी की यदि हम बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं तो आ, उ, ए ये स्वरों में शामिल किए जाते हैं, यानी कि ये सभी स्वर हैं, जबकि अंतिम वाला आपका स्वरों की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? यदि हम अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण कौन से होते हैं? यदि हम बात करते हैं स्पर्श जो व्यंजन है उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग के, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? ये क्या बोले जाते हैं? आपके अल्प प्राण बोले जाते हैं। अब जरा देखिएगा कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए खा स्पर्श व्यंजनों के दूसरे नंबर पे आता है तो नहीं होगा। गा, का, ख, ग ये तीसरे नंबर पे आता है तो सही है। घा ये चौथे नंबर पे आएगा, ये भी नहीं होगा। टा, ठा ये दूसरे नंबर पे आएगा तो ये भी नहीं होगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? क, ख, ग, यानी कि ग ऑप्शन यहाँ पर, इन जो ग विकल्प दे रखा है बी नंबर पर, वो सही है, तीसरे का बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन से सभी महाप्राण वर्गों वाला व्यंजन है? महाप्राण कौन से बोले जाते हैं? दूसरे और चौथे वर्ण। दूसरे और चौथे वर्ण क्या बोले जाते हैं? महाप्राण बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो श्रृंखला में दूसरा और चौथा वर्ण जो आएगा वो महाप्राण बोला जाता है। जरा देखिएगा दूसरे चौथे किस में आ रहे हैं सभी? वो पहले ऑप्शन में खा, खा वाला जो है देखिएगा ये जो आ रहा है। यदि आप कचट तप को देखेंगे, कचट तप को यदि आप देखेंगे, का, चाटा, तापा वर्ग को यदि आप देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये पहले हैं, ये खा, टा, ठ, ता, थ, प, प। देखिए खा, छ, ठ ये तीन आ रहे हैं, यानी कि ये सभी दूसरे नंबर पर हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी महाप्राण वर्गों वाला जो है वो आंसर कौन सा है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें सभी क्या है? महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं। यदि हम इनको पढ़ते हैं तो नासिका के द्वारा बोले जाने वाले, तो नासिका से तो उनका प्रयोग होता नहीं,
क्योंकि अनुनासिक या अनुस्वार नासिका के द्वारा बोले जाते हैं। मूर्धन्य यानी कि जो मूर्धा से बोले जाएं वो भी नहीं है। ओष्ठ जहां पर होठों का प्रयोग हो वो भी नहीं है। तो ये कंठ तालव्य की श्रेणी में आता है। ए और ए किस में आते हैं? कंठ तालव्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? द्वितत्व का मतलब होता है जब कोई वर्ण दो बार आया हो। ठीक है, कोई व्यंजन दो बार आया हो वो द्वितत्व वाला बोला जाता है। देखिए पुणे में कोई शब्द दो बार नहीं आया, इलाहाबाद में नहीं आया, दिल्ली में देखिए ला जो है दो बार आया है, लगातार दो बार आया है। तो इसीलिए कैसा है? ये द्वितत्व व्यंजन वाला, ठीक है, द्वितत्व व्यंजन वाला कैसा शब्द है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, 7वें नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंठ ध्वनियां हैं, यानी कि जो कंठ से बोली जाती हैं? यदि हम कंठ ध्वनि की बात करते हैं तो का वर्ग की सभी ध्वनियां कंठ वर्ग में आती हैं। तो का वर्ग का ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा पहला ही दे रखा है, का और खा, ये सब कैसी हैं? कंठ ध्वनियां हैं, यानी कि जो कंठ के माध्यम से बोली जाए, जिनमें गले का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब कंठ ध्वनियां हैं। तो का और खा कैसी हैं? कंठ ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 8, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत नहीं है? दंत की यदि हम बात करते हैं ता था ल, ये सभी दंत वर्णों में आते हैं। केवल शा, इसमें जो शा दे रखा है वो इस श्रेणी में नहीं आता है। शा 3 प्रकार का होता है, एक मूर्धा होता है, एक आपका जो होता है वर्तस्य होता है, और एक आपका दंत होता है। तो ये वाला शा दंत की श्रेणी में नहीं आता है। दंत की श्रेणी में सा से सपेरा ये वाला सा आता है। ठीक है, ये मूर्धा में जाता है, तो ये मूर्धा वाला है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर है 8 का डी। जरा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, इनमें दंत ध्वनियां है ता था धा ला। देखिए दांतों को मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण दंत व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जीभ की ऊपर की नोक द्वारा दांतों का स्पर्श होता ही है। तो उसमें शाह देखिएगा दे रखा है, तो यानी कि वहां पर जो सा ऑप्शन था वो वहां पर गलत था। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो अमानक वर्ण माना गया है वो कौन सा माना गया है? भा को माना गया है। भा कैसा है? अमानक वर्णों की श्रेणी में शामिल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? 9th का बी। ठीक है, भा मानक रूप वर्ण वाला, जो मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, अन्य सभी मानक वर्ण इसमें दिए गए हैं। छा, यदि हम छा की बात करते हैं तो छा किससे मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। पहला वाला ऑप्शन है। अगर आप कहीं कहीं पर इसको इस तरीके से लिखा हुआ भी देख सकते हैं, का धन सा धन आ। ठीक है, अगर ये भी देखने को मिल सकता है, यानी 10th का सही आंसर कौन सा है? ए। छा वर्ण किससे मिलकर बना है? का और शा के मेल से मिलकर बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी बतलाई गई है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी बतलाई गई है? 11 बतलाई गई है। सही है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। वो 11 वर्ण कौन कौन से हैं? हम लगातार कल से पढ़ रहे हैं, फिर से लिख के देख लेते हैं। ये आपके 11 वर्णों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। देख लीजिएगा 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर बतलाए गए हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर बतलाए गए हैं। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना है। वो करेक्शन ये है कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से पढ़ें। लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं? तो इसमें पहला ही आंसर सही है, खा और गा। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं आगत व्यंजनों की बात करते हैं जो कि उर्दू फारसी से आए हैं। अगर आप आगत व्यंजनों की बात करते हैं, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन से हैं? आगत व्यंजन वो व्यंजन है जो कि बाहर से आए हैं। और बाहर से भी यदि हम बात करते हैं तो ये अरबी फारसी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अरबी फारसी से लिए गए हैं। और इनमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो है आपका शब्द नुक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। नुक्ता क्या है? किसी भी वर्ण में इस तरीके से ये बिंदु लगाना नुक्ता कहा जाता है। तो इसका प्रयोग होता है
तो वो कौन सा है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। कि कौन सी ध्वनियां हैं, आगे ध्वनियों की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी हैं? ख और गा। 13 निम्नलिखित में से कंठक व्यंजन कौन से हैं? कंठक व्यंजनों की यदि हम बात करते हैं, जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं वो कंठक व्यंजन बोले जाते हैं। तो कंठक व्यंजन कौन से हैं? ठा है, दा है, गा है या बा है। यदि आप वो वर्णमाला को पढ़ते हैं तो जब हम स्पर्श व्यंजनों को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर ठा, द, ग, ब, तो जरा कंठ में आप देखिएगा तो जो का वर्ग है, जो का वर्ग है वो किस में आता है? कंठ वर्णों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। का जो किस में आएगा? कंठ वर्णों में आएगा। और का वर्ग के सभी व्यंजन यानी कि का, ख, ग, घ और अंतिम जिसे हम बोलते हैं आपका ज्ञ, तो ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आपके कंठ वर्णों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा दो वर्ण और भी हैं इसमें, एक अ यानी कि बड़ा आ, छोटा आ, और हा और विसर्ग। ठीक है, बेसिकली विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो ये किस में आते हैं? ये सभी कंठ वर्णों की श्रेणी में ही आते हैं। यानी जिनको कंठ के द्वारा बोला जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। तो ये सब कंठ वर्ण में आते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है सी वाला, यानी कि गा। गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कंठ व्यंजन है। तो गा आपका कैसा है? कंठ व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, श श श हा कौन से व्यंजन है? यदि हम इन व्यंजनों की बात करते हैं तो इनको बोलते समय क्या है? आपको थोड़ी गर्माहट का एहसास होगा, थोड़ी सी गले से आपकी वायु रगड़ करती हुई बाहर निकलेगी और उससे ऐसा लगता है कि गले में गर्मी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कभी इनको बोलते समय आप देखिएगा कि मुख से जो श्वास है वो गर्म बाहर निकलती है। तो जब ऐसे व्यंजन जिनसे गर्म हवा बाहर निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये कैसे हैं? ये सभी शा, श, श और हा ऊष्म व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। यानी कि तीनों ये कैसे हैं? चारों कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन जो है कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस शब्द में ऋर एक स्वर के रूप में नहीं है या ऋर स्वर नहीं दे रखा है? अब ऋर को देखिएगा, कृपा, यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऋर की ही मात्रा है, यानी कि ऋर यहाँ पर इन्वॉल्व किया हुआ है। दूसरा है कृष्ण, कृष्ण में भी आपको ऋर की मात्रा दिखाई दे रही है। दृष्टि शब्द को देखिएगा, वहां पर भी आपको दा में ऋर जुड़ी हुई है, लेकिन डी ऑप्शन रिवाज दे रखा है। ठीक है, तो रा वर्ण अलग है लेकिन रा और ऋर का प्रोनाउंसिएशन एक सा लगता है, इसीलिए यहाँ पर, जबकि ये है एक नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दे रखा है, रिवाज जो शब्द दे रखा है, उसमें ऋ स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर स्वर की बात करते हैं तो इसमें ई स्वर आया है, रा में ई स्वर के मेल के साथ क्या है? ये शब्द री बना है, लेकिन मूलतः ये ऋ नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है आपका? डी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन से हैं? जरा इनके बारे में देखते हैं। जा है, ई है, ऊ है या आ है। तो पश्च स्वर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सी ऑप्शन जो होता है वो है कैसा है आपका? पश्च स्वर है। अगर हम बात करते हैं पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर, तो ये किसके आधार पर बताए गए हैं? जीवा या जीव के आधार पर बतलाए गए हैं। जीवा या जीव के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। ठीक है, जीव या जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3, अग्र, दूसरे है मध्य और तीसरा है आपका पश्च। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऊ की, तो ऊ कैसा स्वर आता है आपका? पश्च स्वरों में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण की यदि हम बात करते हैं तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? य, व, र, य, ल। तो इसमें ला जो है वो कैसा है आपका? पार्श्विक वर्ण की बात जो है वो पार्श्विक वर्ण में शामिल किया जाता है। या वा की यदि आप बात करते हैं, ठीक है, या वा यदि आप बात करते हैं तो ये अंतस्थ व्यंजन में चले जाते हैं। रा कैसा है? रा एक लुंठित वर्ण है,
ठीक है, लुंठित वर्णों की श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है, यानी कि 17 का सही आंसर है आपका डी। ठीक है, पार्श्विक वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व ध्वनि का आगमन होता है पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन से बोले जाते हैं, जरा बताइएगा। अघोष वर्ण वो वर्ण बोले जाते हैं जो स्पर्श व्यंजनों के शुरुआती दो होते हैं। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण क्या बोला जाता है, ये अघोष वर्ण बोला जाता है। तो अघोष वर्ण में जा है, खा है, गा है या घा है। तो देखिएगा, खा एक ऐसा वर्ण है जो दूसरी श्रेणी पर आता है, तो ये कैसा है आपका अघोष वर्ण की श्रेणी में या अघोष वर्ण की तालिका में शामिल किया जाता है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब पहला दूसरा तो आपका हो गया अघोष, यानी कि तीसरे चौथे पांचवें कैसे हो गए घोष। घोष वर्ण की यदि आप बात करेंगे तो कौन से आते हैं? तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण कैसे बोले जाते हैं आपके, जो है घोष वर्ण बोले जाते हैं। अब यहां पर दे रखा है कि कौन सा घोष नहीं है। ठीक है, देखिए चा छ छा दिखाई दे रहा है। छा कैसा है? ये घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि छा कैसा है आपका अघोष है। ठीक है, कुछ स्वरों को भी जो है घोष की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ए आ भी सही है, टा ठ ड तीसरा आ गया तो घोष हो गया। सही आंसर यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन। ऊपर पीछे देखिएगा, सभी स्वर घोष वर्ण में आते हैं। सभी स्वर, ये देखिएगा, सभी स्वर घोष वर्ण में आते हैं, इसीलिए ए आ डा घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है वो कैसे है? अघोष वर्ण में शामिल किए जाते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ। यदि आप ओ की बात करते हैं तो ओ कैसा है? ओ आपका कंठ और ओष्ठ से बोला जाने वाला, यानी कि जहां पर आपके गले और होठों का प्रयोग होता है वो किसमें बोले जाते हैं? वो आपके कंठ और ओष्ठ वर्णों में शामिल किए जाते हैं। तो ओ कैसा वर्ण है? ओ आपका कंठोष्ठ वर्ण की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। 20 का सी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 21 में का, ग, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं? ठीक है, अब अगर हम का, ग, जा, फा की बात करते हैं तो ये मूलतः किसकी हैं? ये सभी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। अरबी फारसी से किसमें? हिंदी में ये चलन में आई, यानी कि का, ग, जा और फा फारसी और अरबी की ध्वनियां हैं। किसकी? फारसी और अरबी की ध्वनियों में शामिल की जाती हैं। ठीक है, कैसी हैं? अरबी फारसी हैं। अलिफ बाई फारसी यानी अरबी लिपि पर आधारित एक लिपि है जिसका प्रयोग फारसी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और अन्य भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। इसका इजाद मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि फारसी में कुछ ध्वनियां हैं जो अरबी भाषा में नहीं है, इसलिए उन्हें दर्शाने के लिए अरबी लिपि में कुछ नए अक्षरों को शामिल किया गया। तालव्य व्यंजन कौन से हैं जो कि तालु के द्वारा बोले जाते हैं? वह तालव्य व्यंजनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से आते हैं? जो चा वर्ग के वर्ण हैं, चा वर्ग के जो वर्ण हैं वो किस में जाते हैं? वो सभी तालव्य व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा 4 वर्ण और भी हैं, ई, य और शा। ई, या और शा ये भी तालव्य वर्ण में शामिल किए जाते हैं। यानी कि कौन सा सही है इसमें? चा, छ, ज, झा ये सब किसमें है? तालव्य व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। 23, किन ध्वनियों के को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, जो पंचम अक्षर होते हैं वही अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुस्वार कौन से होते हैं? जो स्वर के बाद प्रयोग होते हैं।
स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियां, नासिक ध्वनियां क्या बोली जाती हैं? अनुस्वार बोली जाती हैं। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर का मतलब होता है वे ध्वनियां जो कि दो स्वरों के मेल से बनी है। तो उनमें अगर आप बात करते हैं तो आई और ओ। अगर आप आई की बात करते हैं तो ये आ और आई के मेल से बना है। औ की यदि आप बात करते हैं तो ये आ और ओ के मेल से बना है। तो ये कैसी है? ये सभी संयुक्त ध्वनियां हैं। यानी कि 24 का सही आंसर क्या है? आपका ए है। ठीक है, 24 का सही आंसर ए। देखिए सामने लिखा हुआ है आपके ए कैसे बना है और आपका आई कैसे बना है। ठीक है, अर्धस्वर कौन से बोले गए हैं? अंतस्थ व्यंजनों को ही अर्धस्वर कहा गया है। तो यहाँ पर या और वाह, या और वाह कैसे हैं? अर्धस्वरों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, या और वाह कैसे हैं? अर्धस्वरों में शामिल है। ई उ ये पूर्णता स्वर है। ऋ आपका पूर्ण स्वर है। ला संस्कृत में शामिल किया जाता है। ऋ आपका पूर्ण स्वर है, जबकि शा एक व्यंजन है। तो अर्धस्वर की यदि बात करते हैं तो 25 का ए आंसर सही है। यानी कि अर्धस्वर कौन से हैं? या और वाह। यानी कि 25 का ए आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थे हिंदी के 25 क्वेश्चन जो कि वर्णमाला के ही दूसरे पार्ट में शामिल किए गए हैं। आज के लिए फिलहाल हिंदी की वर्णमाला में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।